15 अगस्त आज़ादी नहीं धोखा है, हमारे देश का समझौता है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद ही नहीं हुआ तो हर वर्ष क्यों खुशी मनाई जाती है, क्यों भारतवासियों के साथ भद्दा मजाक किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आप भी इस सच्चाई को जान सकें कि कैसे 15 अगस्त की आज़ादी के नाम पर भारतवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल 14 अगस्त 1947 की रात को आज़ादी नहीं बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर यानी सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। सत्ता के हस्तांतरण की ये संधि इतनी खतरनाक थी कि अगर आप अंग्रेजों द्वारा सन 1615 से लेकर 1857 तक किए गए सभी 565 संधियों को जोड़ देंगे तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी ये संधि। 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ वो आज़ादी नहीं बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर का एग्रीमेंट हुआ था पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में। ट्रांसफ़र ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ये दो अलग चीज़ें हैं। स्वतंत्रता और सत्ता का हस्तांतरण ये दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। आप देखते ही होंगे कि एक पार्टी की सरकार है, वो चुनाव में हार जाए तो दूसरी पार्टी की सरकार आती है। जब दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करता है तो शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है। उसी रजिस्टर को ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बुक कहते हैं। उस बुक पर हस्ताक्षर करने के बाद पुराना प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री को सत्ता सौंप देता है और पुराना प्रधानमंत्री निकलकर बाहर चला जाता है। यही नाटक हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात को। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में सौंप दी और हमने कह दिया कि स्वराज आ गया। अरे कैसा स्वराज और काहे का स्वराज। दुख तो इस बात का होता है कि उस समय सत्ता के लालची लोगों ने बिना सोचे समझे या यूं कहें कि पूरे होशो हवास में इस संधि को मान लिया और ये जो तथाकथित आज़ादी आई इसका कानून अंग्रेजों के संसद में बनाया गया था और इसका नाम रखा गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारत के स्वतंत्रता का कानून। ऐसे धोखाधड़ी से अगर इस देश को आज़ादी मिले तो वो आज़ादी नहीं। और इसीलिए गांधी जी 14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली नहीं आए। कांग्रेस के बड़े नेताओं के मनाने पर भी गांधी जी ने साफ मना कर दिया। गांधी जी कहते थे कि मैं नहीं मानता कि कोई आज़ादी आ रही है, ये तो सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण का समझौता हो रहा है। 14 अगस्त 1947 को सत्ता के हस्तांतरण के तहत नेहरू और अंग्रेजी सरकार के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौते की शर्तें बहुत खतरनाक थी। इन सभी शर्तों का जिक्र करने बैठे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए हम इस संधि की कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में ही जानेंगे जिसे एक आम भारतीय नागरिक जानता है और उससे परिचित भी है। इस संधि की शर्तों के मुताबिक हम आज भी अंग्रेजों के अधीन हैं। वो एक शब्द आप सब सुनते हैं ना, कॉमनवेल्थ नेशंस। अभी कुछ साल पहले ही दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। आप सबको तो याद ही होगा कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था। ये कॉमनवेल्थ का मतलब होता है समान संपत्ति। किसकी समान संपत्ति? ब्रिटेन की रानी की समान संपत्ति। आप जानते हैं ब्रिटेन की महारानी हमारे भारत की भी महारानी है और वो आज भी भारत की नागरिक है और हमारे जैसे 71 देशों की महारानी है वो। कॉमनवेल्थ में 71 देश हैं और इन सभी 71 देशों में जाने के लिए ब्रिटेन की महारानी को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अपने ही देश में जा रही है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ब्रिटेन में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है क्योंकि वो दूसरे देश में जा रहे हैं। मतलब इसका निकालें तो ये हुआ कि या तो ब्रिटेन की महारानी भारत के नागरिक है या फिर भारत आज भी ब्रिटेन का उपनिवेश है। इसलिए ब्रिटेन की रानी को पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दोनों बातें सही हैं तो 15 अगस्त 1947 को हमारी आज़ादी की बात कही जाती है वो झूठ है और कॉमनवेल्थ नेशंस में हमारी एंट्री वो एक डोमिनियन स्टेट के रूप में है, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में। इस देश में प्रोटोकॉल है कि जब भी नए राष्ट्रपति बनेंगे तो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, उसके अलावा किसी को भी नहीं। लेकिन जब ब्रिटेन की महारानी भारत आती है तो उनको भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसका क्या मतलब है? और पिछली बार ब्रिटेन की महारानी यहाँ आई थी तो एक निमंत्रण पत्र छपा था और उस निमंत्रण पत्र में ऊपर जो नाम था वो ब्रिटेन की महारानी का था और उसके नीचे भारत के राष्ट्रपति का नाम था। मतलब हमारे देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक ही नहीं है। 14 अगस्त 1947 की संधि के अनुसार भारत के संसद में अगले 50 वर्षों तक वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। अगले 50 वर्ष यानी 1997 तक। 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को संसद में उठाया, तब जाकर पहली बार इस तथाकथित आज़ाद देश की संसद में वंदे मातरम गाया गया। 50 वर्षों तक नहीं गाया गया क्योंकि ये भी इसी संधि की शर्तों में से एक है
और वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों में जो भ्रम फैलाया गया वो अंग्रेजों के दिशा निर्देशों पर ही हुआ था। इस गीत में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं है जो मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाए। आपत्तिजनक तो जनगण मन में है, जिसमें एक शख्स को भारत भाग्य विधाता यानी भारत के हर व्यक्ति का भगवान बताया गया है, या कहें भगवान से भी बढ़कर। इस संधि की शर्तों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मुर्दा अंग्रेजों के हवाले करना था। यही वजह रही कि सुभाष चंद्र बोस अपने ही देश में लापता रहे और कहाँ मर खप गए ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। समय समय पर कई अफवाहें फैली, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं लगा और ना ही किसी ने उनको ढूंढने में रुचि दिखाई। मतलब भारत का एक महान स्वतंत्रता सेनानी अपने ही देश के लिए बेगाना हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा ही। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 1942 में बनाया गया था और उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और सुभाष चंद्र बोस ने इस काम में जर्मन और जापानी लोगों से मदद ली थी जो कि अंग्रेजों के दुश्मन थे। और इसी आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था और जर्मनी के हिटलर और इंग्लैंड के व्यक्तिगत विवादों की वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था और दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। एक दुश्मन देश की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। एक तो अंग्रेज उधर विश्व युद्ध में लगे थे, दूसरी तरफ उन्हें भारत में भी सुभाष चंद्र बोस की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वे सुभाष चंद्र बोस के दुश्मन थे। इस संधि की शर्तों के अनुसार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग आतंकवादी थे और यही हमारे सिलेबस में बहुत दिनों तक पढ़ाया जाता था। और अभी कुछ महीने पहले तक ICSE बोर्ड के किताबों में भी भगत सिंह को आतंकवादी ही बताया जा रहा था। वो तो भला हो कुछ लोगों का जिन्होंने अदालत में एक केस किया और अदालत ने इसे हटाने का निर्देश दे दिया। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इस देश में कोई भी कानून, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, नहीं बदला जाएगा। इसलिए आज भी इस देश में 34,735 कानून वैसे के वैसे चल रहे हैं जैसे अंग्रेजों के समय चलता था। इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन एडवोकेट्स एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सब के सब आज भी वैसे ही चल रहे हैं बिना किसी फुल स्टॉप और कोमा बदले। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भवन जैसे के तैसे रखे जाएंगे। शहर का नाम, सड़क का नाम, सब के सब वैसे ही रखे जाएंगे। आज देश का संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, कितने नाम गिनाऊं, सब के सब वैसे ही खड़े हैं और हमें मुंह चिढ़ा रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी के नाम पर डलहौजी शहर है। रिपन रोड, कर्जन रोड, बैटिंग रोड, फ्रेजर रोड, बेली रोड, ऐसे हजारों भवन और रोड हैं, सब के सब वैसे के वैसे ही हैं। आप भी अपने शहर में देखिएगा, वहाँ भी कोई ना कोई भवन, सड़क उन लोगों के नाम पर ही होंगे। गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है सूरत। इस सूरत शहर में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है कूपर विला। अंग्रेजों को जब जहांगीर ने व्यापार का लाइसेंस दिया था तो सबसे पहले वो सूरत आए थे और सूरत में उन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण किया था। ये गुलामी का पहला अध्याय आज तक सूरत शहर में खड़ा है। इस संधि की शर्त के हिसाब से हमारे देश में आयुर्वेद को कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा। मतलब हमारे देश की विद्या हमारे ही देश में खत्म हो जाए, ये साजिश की गई। आयुर्वेद को अंग्रेजों ने नष्ट करने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। दुनिया में जितनी भी पैथी है उनमें यह होता है कि पहले आप बीमार हों तो आपका इलाज होगा, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी विद्या है जिसमें कहा जाता है कि आप बीमार ही मत पड़िए। आपको मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था, वो दिसंबर 1799 में बीमार पड़ गया था। जब उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था तो उसके डॉक्टरों ने कहा कि उसके शरीर का खून गंदा हो गया है, जब यह निकाला जाएगा तो ये बुखार ठीक हो जाएगा। और उसके दोनों हाथों की नसें डॉक्टरों ने काट दी और खून निकल जाने की वजह से जॉर्ज वाशिंगटन मर गया। ये घटना 1799 की है और 1780 में एक अंग्रेज भारत आया था और यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी सीख के गया था। मतलब कहने का ये है कि हमारे देश का चिकित्सा विज्ञान कितना विकसित था उस समय, और ये सब आयुर्वेद की वजह से था। और उसी आयुर्वेद को आज हमारे सरकार ने हाशिए पर पहुँचा दिया है। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की है क्योंकि ये इस संधि में लिखा है। और मज़े की बात यह है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ एक शिक्षा व्यवस्था दी है और अपने यहाँ अलग किस्म की। हमारे यहाँ शिक्षा में डिग्री का महत्व है और उनके यहाँ ठीक उल्टा है। मेरे पास ज्ञान है और मैं कोई आविष्कार करता हूँ
तो भारत में पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है। अगर नहीं है तो मेरे आविष्कार और ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, जबकि उनके यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर कोई आविष्कार करते हैं और आपके पास ज्ञान है लेकिन कोई डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने के लिए आपको डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारे शिक्षा तंत्र को अंग्रेज़ों ने डिग्री में बांध दिया था, जो आज भी वैसे के वैसे ही चल रहा है। ये जो 30 नंबर का पासिंग मार्क्स है वो उसी शिक्षा व्यवस्था की देन है। मतलब ये है कि आप भले ही 70 नंबर में फेल हैं लेकिन 30 नंबर लाए हैं तो पास हैं। ऐसे शिक्षा तंत्र से सिर्फ गधे ही पैदा हो सकते हैं और यही अंग्रेज चाहते थे। भारत में आज़ादी की लड़ाई हुई तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था और संधि के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ के जाना था और वो चली भी गई। लेकिन इस संधि में ये भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो जाएगी लेकिन बाकी 126 विदेशी कंपनियां भारत में रहेंगी और भारत सरकार उनको पूरा संरक्षण देंगी। और उसी का नतीजा है कि ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, बाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 126 कंपनियां आज़ादी के बाद इस देश में बची रह गईं और लूटती रहीं और आज भी वो सिलसिला जारी है। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि हमारे देश में आज़ादी के 50 साल बाद तक संसद में वार्षिक बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में शाम को 5 बजते थे तो लंदन में सुबह के 11:30 बजते थे और अंग्रेज अपनी सुविधा से उनको सुन सके और उस बजट की समीक्षा कर सकें। इतनी गुलामी में रहा है ये देश। ये भी इसी संधि का हिस्सा है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने भारत में राशन कार्ड का सिस्टम शुरू कर दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को अनाज की ज़रूरत थी और वे ये अनाज भारत से चाहते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ जन वितरण प्रणाली और राशन कार्ड की शुरुआत की। वो प्रणाली आज भी लागू है इस देश में क्योंकि वो संधि में है और इस राशन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल उसी समय शुरू कर दिया गया था और आज भी जारी है। जिनके पास राशन कार्ड होता था उन्हें ही वोट देने का अधिकार होता था। आज भी देखिए, राशन कार्ड ही मुख्य पहचान है इस देश में। अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में गायों के काटने का कोई कत्लखाना नहीं था। मुगलों के समय तो ये कानून था कि कोई अगर गाय को काट दे तो उसका हाथ काट लिया जाता था। अंग्रेज यहाँ आए तो पहली बार कलकत्ता में गाय काटने का कत्लखाना शुरू किया, पहला शराब खाना शुरू किया, पहला वेश्यालय शुरू किया और इस देश में जहाँ जहाँ अंग्रेजों की छावनी शुरू हुई वहाँ वहाँ वेश्यालय बनवाए गए, वहाँ वहाँ शराब खाना खुला, वहाँ वहाँ गाय काटने के कत्लखाने खुले। ऐसे पूरे देश में 355 छावनी थी उन अंग्रेजों के। अब ये सब क्यों बनाए गए थे ये सब तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद ये सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये भी इसी संधि में है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी जान गए होंगे कि ये आज़ादी नहीं, हमारे साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी हर एक भारतवासी तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।